हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। इस सीरीज में आपका टोटल मैं 10 प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन इन 10 प्रश्नों से आप लोगों को कम से कम 100 प्रश्न अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखें। और ये जो है किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे वह कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड यूके पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, इसके अतिरिक्त जो पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, जितनी भी अन्य राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं के लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखें और बड़ी गहनता के साथ इन प्रश्नों को देखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को ही जो है टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब यहीं पर हम 2-4 प्रश्न और चर्चा कर लेते हैं। अगर भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क की बात आती है, राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है, नेशनल पार्क की, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क था वह उत्तराखंड में स्थित है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना था 1936 में दोस्तों, इस पार्क को जो है हेली नेशनल पार्क से जो है जाना जाता था। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। बाद में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा जाता है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के 2 जनपदों में फैला है। कौन कौन से? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, लेह जनपद में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। बात समझ रहे हैं? हिमिस, ये जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो यहां से देखो, आपने इतने सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं दोस्तों। ये इसको आप मान ले ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा जाती है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। कितना कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, या इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। विषुवत वृत्त भी इसको कहा जाता है। और इस विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इस विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश में इसको मकर रेखा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश, जो दक्षिणी अक्षांश रेखा उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो 23.5 डिग्री उत्तर में है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहा जाता है। और जो विषुवत रेखा है, ये बीचों बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, ग्लोब के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है, अब याद रखना, 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है, 2 बार काटती है जो कर्क रेखा को, वह कहाँ है? भारत में है, माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो अर्थात जायरी नदी। ठीक है, अफ्रीका में है कांगो अथवा जायरी नदी।
बात समझ रही है? कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा, ये कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को? वो कांगो नदी काटती है, कांगो नदी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हो या भूमध्य रेखा को हो या विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो नदी है। ऐसे ही मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों देखो, यहां से हमारे इतने सारे प्रश्न तैयार हो गए। क्या कहा मैंने? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। और कौन सी नदी जो है इस विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, जिसको हम जो है जहरी नदी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अब हम बात करते हैं काल बैसाखी क्या है। बात समझ रहे हैं? क्या कहा मैंने आपसे? काल बैसाखी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, अगर हम बात करते हैं काल बैसाखी, नाम से ही पता चल जाता है बैसाख के महीने में चलने वाली जो तूफानी हवा है, तूफानी वर्षा है। बैसाख के महीने में जो तूफानी वर्षा होती है उसी को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विशेषकर जो ये काल बैसाखी है वेस्ट बंगाल और असम में, असम में तो इस काल बैसाखी को जो है बारदोली छेड़ा के नाम से जानते हैं। यह वर्षा जो है, जो काल बैसाखी, बैसाख के महीने में जो तूफानी वर्षा होती है, चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो काल बैसाखी क्या है? तूफानी वर्षा, बैसाख के महीने में होने वाली वर्षा। बात समझ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, स्थानीय नाम है इसका, और असम में इसको बारदोली छेड़ा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार दोस्तों एक और है आम्र वर्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आम्र वर्षा क्या है? आमों की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह वर्षा जो है विशेषकर दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में, याद समझ रहे हैं, आमों की फसल के लिए बहुत ही, ऐसा माना जाता है इस वर्षा से आम जल्दी पकने लगते हैं। आम्र वर्षा है। इसी प्रकार जो है लू है, दक्षिण भारत उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म हवा, ठीक है, गर्म पवन। ठीक है, तो याद रखना आम्र वर्षा और काल बैसाखी क्या है, आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यह योजना क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना की, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है टाइगर को बचाना है। ठीक है, बाघों का शिकार करने से बचाना है। ठीक है, बाघों को शिकारियों से बचाना है। अब उसको बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना लागू की जाती है। बाघों को शिकार से बचाने के लिए एक योजना चलाएगी भारत सरकार के द्वारा। उस योजना को क्या कहा गया? प्रोजेक्ट टाइगर योजना के नाम से जाना गया। अब बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई, तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाएगी। कब से? 1973 से जो है यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाएगी। इसी प्रकार जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जगह प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना चलाएगी 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? हाथी संरक्षण के लिए। जैसे टाइगर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जाती है 1973 से, ऐसी 1992 में जो है हाथी क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको गौर करना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है 1973 से चलाई जाती है। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरित क्रांति, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न से संबंधित है, जैसे गेहूं की कृषि, चावल की कृषि। ठीक है, इस हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न से है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और खाद्यान्नों में भी क्या है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है भारत में
याद रखना इसको, 1967-68 में यह जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? MS स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। और इसकी जो शुरुआत है भारत में 1967-68 से शुरू होती है। और इसका जो क्या कहते हैं श्रेय दिया जाता है, भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है या प्रतिपादक थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन जी को जाता है। देखो इस हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में गेहूं और चावल की खेती में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि चावल की अपेक्षा गेहूं की कृषि में इससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की कृषि में होता है, उसके बाद चावल की कृषि में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया था, भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार वाला पोर्शन पढ़ाया था, उस वीडियो में आप लोग अवश्य एक बार दोबारा देखा उस वीडियो को। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं, अनैमुड़ी है। बात समझ रहे हैं? अनैमुड़ी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। बात समझ रहे हैं? इसके दक्षिण की ओर जो है इलायची की पहाड़ियां हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई है और उत्तर पूर्व की ओर जो है पालनी पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसी पालनी पहाड़ियों में ही जो है कोडाई कनाल नामक पर्यटक जगह है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में है। बहुत ही फेमस पर्यटन नगर है। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण भारत कहो या प्रायद्वीपीय भारत कहो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुड़ी है। बात समझ लो, अनैमुड़ी है। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है दोस्तों कितनी है? 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत में पहाड़ी में है। बात समझ रहे हैं? याद रखना इसको, डोडा बेटा। अगर हम पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश वाला जो मेरी वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, उसमें मैंने बता रखा है माउंट गाडविन ऑस्टिन K2, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 8611 मीटर ऊंची है। बात समझ रहे हैं? हालांकि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? उसके लिए जो है सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में क्या है? कौन सा पर्वत है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अवश्य आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल कंचनजुंगा है सिक्किम में, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी। और जो K2 माउंट गाडविन ऑस्टिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये POK में है। POK यानी कश्मीर, क्या कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। ठीक है, विवादित स्थल है, इसलिए अगर भारत में अवस्थित पूछा जाता है तो आप कंचनजंगा कहेंगे जो कि सिक्किम में है। अगर खाली भारत में की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहेंगे तो K2 माउंट गाडविन ऑस्टिन कहेंगे। और अगर पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तब तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर। अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहते हैं तो वह नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। तो देखो दोस्तों, इसमें से इतने सारे प्रश्न आपके हल हो गए। अब हम बात करते हैं दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। वैसे जो ये दर्रे हैं दोस्तों, पासेस बहुत सारे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। बात समझ रहे हैं? नागालैंड, यहाँ क्या कहते हैं, मणिपुर में भी हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, इस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर दिफू दर्रा लिखा है, तो दिफू दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 दर्रे हैं दोस्तों। एक तो दिफू दर्रा है, एक तो आपका क्या है, दिफू दर्रा है। इसके अलावा जो है बोमडिला दर्रा भी है। यहाँ बोमडिला है,
और यांग्याब दर्रा है, यांग्याब। जो यांग्याब दर्रा है दोस्तों, इसी दर्रे के निकट से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यांग्याब दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये जो है दिफू दर्रा, सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी प्रकार सिक्किम में भी है, जेलेपला है, नाथुला है, सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। बात समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारे हैं, बात समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों को बहुत सारे दर्रे, उत्तराखंड के अगर हम दर्रों की बात करते हैं, माणा है, नीति है, लिपुलेख है, ठीक है, भ्यूडार है, कोई है, सलसला है, बात समझ रहे हैं, किंगरी विंगरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है, मैं इस पर, ये भारत के महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं, इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा और याद आ रहा है दोस्तों, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में तुजू दर्रा है। ठीक है, और किबिल लामजाओ नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबिल लामजाओ, वो अभी आपके मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रूढ़ क्या है। देखो, जर्मन में जो है, जर्मनी में, ठीक है, अब तो जो है धीरे धीरे इस स्थान का उतना महत्व नहीं रह गया रूड़ का जर्मनी में। पहले तो जो था, जर्मनी का हृदय कहा जाता था रूड़ को। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे संसाधन पाए जाते थे यहाँ। ऐसे ही भारत में बहुत सारे, अगर हम बात करते हैं कोयले की, लोहे की, इसके अलावा अन्य जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी क्षेत्र, ठीक है, वह कौन सा है? भारत का छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। तो भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। बात समझ रहे हैं? इसको जो है भारत का रूढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र जो है संपन्न है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए भारत का रूढ़ किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर क्षेत्र को। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना दोस्तों, भारत में अगर जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के समय से हो जाती है। लेकिन अगर हम नियमित जनगणना की बात करते हैं तो 1881 से शुरू होता है। उस समय जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से होता है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 से शुरू होगी। अगर नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 से होती है। अब हम बात करते हैं, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखो, भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। इसकी जो हाइट है दोस्तों 260.5 मीटर है। बात समझ रहे हैं? यानी लगभग 261 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। और टिहरी डैम जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में भी याद रखना, उत्तराखंड राज्य में कौन से जनपद में है? टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में है। और टिहरी में जो है दो नदियों के संगम पर, एक भागीरथी है और दूसरा भिलंगना नदी है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर जो है यह टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, इस टिहरी बांध को अगर देखा जाए तो यहाँ जो है उत्तराखंड का क्या, पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में है। पहले इसका नाम जो था स्वामी रामतीर्थ सागर था। ठीक है, अब वर्तमान में जो टिहरी बांध है दोस्तों, याद रखना, अगर ये बांध किसी कारण अगर जो है संवेदनशील जगह पे बना है, अगर किसी कारण अगर इस डैम को नुकसान पहुंच जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, बात समझ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नगर है उत्तराखंड के, ये जलमग्न हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो टिहरी बांध के अलावा बहुत सारे बांध हैं ऐसी जो है दोस्तों। अगर पूछा जाए सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है तो आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है। ऐसी जो है दामोदर नदी पर जो है दामोदर घाटी परियोजना है। बात समझ रहे हैं। बहुत सारे हीराकुंड परियोजना है, रिहिंद बांध परियोजना है, ठीक है, यानी माटा टीला है, सरदार सरोवर परियोजना है, काकरा पारा है, उकाई जल विद्युत परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं दोस्तों। अगर आपने इन सब परियोजनाओं के बारे में अगर बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप मेरे पहले के वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। मैंने उसमें बड़ी डिटेल से ये बता रखा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों दिन भर ड्यूटी करने के बाद शाम को थकान हो जाती है, तो जिस कारण मैं आज केवल आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लाया था, लेकिन इन 10 प्रश्नों से कम आपके 100 प्रश्न तैयार होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखो इतनी मेहनत से मैं लगा हूँ, अगर आप लोग मेहनत से अगर दिन रात अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ क्लासेस।